लास्ट क्लास में एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिक कंसेप्ट जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो मैंने आप लोग को बता दिया था। कितने टाइप के एरर्स होते हैं हमारे पास में वो भी मैंने आप लोग को बता दिया था। कब-कब एरर्स आती है और क्यों 3 कैटेगरीज़ है हमारे पास में। और जितनी भी हमारी एक्सेप्शंस है वो सारी एक्सेप्शंस क्लासेस के फॉर्म में प्रेज़ेंट है। एक प्री डिफाइंड एक बिल्ट इन क्लास के अंदर दैट इज बेस एक्सेप्शन क्लास। इस बेस एक्सेप्शन क्लास के अंदर फर्दर एक एक्सेप्शन क्लास है जिसके अंदर फर्दर 2 और क्लासेस बनी हुई हैं दैट इज स्टैंडर्ड एरर एंड वार्निंग। ये अलग-अलग तरीके की एरर्स के लिए है और अलग-अलग तरीके की वार्निंग्स के लिए। अब यहाँ पे किस तरीके की एरर्स आ सकती है उसका बहुत ही एक छोटा-सा और सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आई थिंक आपने पहले भी एग्जांपल देख लिया होगा जावा के अंदर अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने कर लिया है तो। देखिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम है बहुत ही सिंपल सा है हमारा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे यूज़र से 2 नंबर्स का इनपुट लिया है। अब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए सेम इनपुट मेथड ही हम काम में लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज एंटर एन इंटीजर। अब यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसे मैंने इंट में कन्वर्ट करवा के वेरिएबल्स के अंदर असाइन करवा लिया है दैट इज़ num1 एंड num2। अब बहुत ही सिंपल सा डिविजन ऑपरेशन मैंने इन पे परफॉर्म किया है दैट इज़ इंटीजर डिवीजन या फिर फ्लोर डिवीजन भी हम इसे कहते हैं। num1 डिवाइड बाय num2 जो भी आंसर होगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवाया है। फॉलोड बाय प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे इस रिजल्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है। तो जभी भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और अगर मैंने इनपुट दिया है 10 एंड 3 तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वैसे आंसर हमारा 3.33 एंड सो ऑन आना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे फ्लोर डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन तो ये डेसिमल जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ पॉइंट से पहले वाला पार्ट हमें आउटपुट के तौर पे रिटर्न करेगा। तो 3 यहाँ पे हमारे पास में आंसर आया है। तो इस केस पे तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन अगर इनपुट को थोड़ा-सा चेंज कर दें, कुछ इस तरीके का अगर हम इनपुट लिख देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 0 तो यहाँ पे होता क्या है हमारे पास में एक इनफाइनाइट वैल्यू जनरेट होती है और इनफाइनाइट वैल्यू व्हिच इज़ अ टाइप ऑफ अ एंडलेस वैल्यू उसे हम किसी भी तरीके के वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जो यहाँ पे ये डिविजन स्टेटमेंट है, ये हमें रन टाइम पर एक एरर थ्रो करेगा। तो रन टाइम के जो एरर्स होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डिवीजन ऑपरेशन के केस में एक्सेप्शन जनरेट होके आएगी, दैट इज़ ज़ीरो डिवीजन एरर, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय 0। तो यहाँ पे किस टाइप की एरर जनरेट हुई है, किस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हुई है, कौन-सी क्लास की और क्या रीज़न है उसका, वो भी यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे लाइन नंबर्स, कंप्लीट फाइल की इन्फॉर्मेशन का पाथ और किस स्टेटमेंट में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है। आई थिंक ये चारों स्टेटमेंट्स आप लोगों ने बहुत बार पहले भी देखे होंगे प्रोग्राम्स क्रिएट करते टाइम। तो यहाँ पे दीज़ आर ऑल द एक्सेप्शंस क्योंकि रन टाइम पे हमारे पास में एरर्स आ रही हैं। अब ऐसी एरर्स जिन्हें हम हैंडल कर सकते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे एक्सेप्शंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एज़ अ प्रोग्रामर अगर मैंने कुछ डेवलप किया है, तो हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूँ, हर एक एरर को मैं सॉल्व कर लूँ। जिन्हें हम हैंडल कर सकते हैं, जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ वही एरर्स एक्सेप्शन कहलाती हैं। बाकी कहलाती हैं एरर्स, बग्स, ठीक है? जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते और यही एक्सेप्शन और एरर के बीच का डिफरेंस होता है। वन कैन बी हैंडल्ड एंड द अदर कैन नॉट। तो अब यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करना है, जो एरर जनरेट हुई है उसे कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स फॉलो करने होते हैं। बट अभी के लिए इस पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन देन प्लीज रेज हैंड। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए वैसे तो आई थिंक सारी लैंग्वेज में कंसेप्ट सेम ही रहता है, लेकिन पाइथन के अंदर थोड़ा-सा कंसेप्ट डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे अलग ब्लॉक हमारे पास में अवेलेबल है। यूजुअली आई थिंक जावा के अंदर आपने ट्राई और कैच का कंसेप्ट पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कैच जैसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे होता है एक्सेप्ट। तो बेसिकली जभी भी हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ट्राई, सेकंड स्टेप होता है एक्सेप्ट और थर्ड स्टेप होता है फाइनली। अगर हमने कुछ कोड लिखा है और हमें लगता है कि उस कोड में फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकती है, रन टाइम पे एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, तो उस सारे कोड को हम मेंशन करते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो सिंपली सबसे पहले हमें ट्राई लिखना है, उसके बाद एक कोलन आएगा, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, टैब और सारे जितने भी हमारा कोड है, जो भी स्टेटमेंट्स हमें लिखने हैं, वो सारे आएँगे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर।
अब यहाँ पे ब्लॉक का क्रिएशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अभी तक हमने लूप्स वगैरह के केस में पढ़ा है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ ब्लॉक। अब यहाँ पे जो भी एरर कभी भी चाहे किसी भी सिचुएशन में हमारे पास में जब भी एरर जनरेट होके आती है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो ट्राई ब्लॉक है वो अल्टीमेटली क्या करता है, फ्लो जो प्रोग्राम के फ्लो का एग्जीक्यूशन है उससे शिफ्ट कर देता है, उससे जंप कर देता है। कहाँ जंप कर देता है? यूजुअली हम लोग कहते हैं कि कैच ब्लॉक के प्लस में ट्रांसफर चला जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर यहाँ पे हमारे पास में एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने जो भी कोड लिखा है, अगर उसमें कुछ भी एरर आती है, तो अल्टीमेटली हमारा जो कर्सर है, जो फ्लो है, वो कहाँ जंप कर जाएगा, वो जंप कर जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो अब यहाँ पे एक्सेप्ट को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सेप्ट लिखना होगा और उसके बाद आता है हमारी एक्सेप्शन क्लास का नाम। अब यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि एरर आ सकती है, तो मुझे पता होगा ना कि किस टाइप की एरर आ सकती है। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड एरर्स यानी कि एक्सेप्शंस के लिए अलग अलग तरीके की क्लासेस बनाई गई हैं, तो उन क्लासेस का नाम हमें मेंशन करना होगा। जिस भी टाइप की एरर होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। अब जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हुई है उससे हैंडल करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम लिखते हैं इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। दैट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है हमारा फाइनली। अब फाइनली के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कुछ पूछ लेते हैं, स्पेशली आईबर्ड्स जो है, आई थिंक आपने नाम सुना होगा, वहां पे पूछा गया था फाइनली का एक्चुअली में यूसेज क्या होता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फाइनली का मतलब ये है जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है, तो वो स्टेटमेंट गलत नहीं है। हम फाइनली के अंदर वही कोड लिखते हैं जो हमें हर हाल में एग्जीक्यूट करवाना है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन नहीं आए। लेकिन जो करेक्ट आंसर होता है वो ये है कि फाइनल ब्लॉक को हम काम में लेते हैं क्लीन अप एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। क्लीन अप एक्शंस का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज कर रखी है, उन रिसोर्सेज को क्लोज करना, फ्री करने का जो काम है वो किया जाता है इस फाइनली के अंदर। मतलब सपोजिटली अगर मैं फाइल रिलेटेड कुछ वर्किंग कर रही हूँ, यहाँ पे फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैंने फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन कर रखा है, किसी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गई, हैंडल करने का कोड मैच ठीक है, हो गया, उसके बाद क्या? हमने एरर को तो हैंडल कर लिया, लेकिन फाइल का क्या हुआ? मैंने फाइल को रीड मोड में, सॉरी, राइट मोड के अंदर ओपन किया। अब राइट मोड क्या करता है? प्रीवियस सारे डेटा को गायब कर देता है। नया डेटा हम उसमें राइट नहीं कर पाए क्योंकि एक्सेप्शन आ गया और पुराना डेटा भी चला गया। तो यहाँ पे होता क्या है, फाइल को हम ओपन करते तो हैं, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से हमारा डेटा करप्ट हो सकता है, वो लॉस्ट हो सकता है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए जो कोड होगा वो हम लिखेंगे इस फाइनली के अंदर। सिमिलरली फ्यूचर में हम लोग डेटाबेस प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फॉर्म्स के साथ में, तो डेटाबेस को हमें ओपन करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। सिमिलरली डेटाबेस को क्लोज करने के लिए भी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। अब एक्सेप्शन आ गई, डेटाबेस ओपन ही है, तो हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए होंगे ना, वो लॉस हो सकते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ आ सकती है। तो जितनी भी रिसोर्सेस हमने यूटिलाइज की है, उन सारे रिसोर्सेस को फ्री करने का, क्लोज करने का जो कोड है वो लिखा जाता है फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो कभी भी ये मत कहिएगा कि जो कोड हमेशा एग्जीक्यूट करवाना है वो यहाँ पे लिखेंगे। आप सही कह रहे हो, गलत नहीं है, पर टेक्निकली उसको गलत माना जाएगा। तो क्लीन अप एक्शंस के लिए वी यूज फाइनली ब्लॉक। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को, इन तीनों स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई होप थ्योरेटिकल पार्ट सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है। वही सेम एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया है जो पहले हमने डिस्कस किया था, बस अब हमने यहाँ पे उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। तो कभी भी अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, तो उसे हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले ट्राई आएगा फॉलोड बाय कोलन और उसके बाद हमारे सारे स्टेटमेंट। अब यहाँ पे सेम वही कोड है, मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं और उनमें इनपुट लिया है। जो भी यूजर इनपुट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के बाद दोनों वेरिएबल्स के अंदर असाइन करवाया। इंटीजर डिवीजन मैंने परफॉर्म किया है और रिजल्ट के अंदर सोल्यूशन जो आंसर आएगा उसे स्टोर करवा दिया है। उसके बाद मैंने इस रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे सेम, अगर 10 और 3 यूजर इनपुट करता है तो कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, हमारे पास में 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यूजर यहाँ पे 10 और 0 इनपुट करता है
तो वो एक इनफाइनाइट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और इनफाइनाइट वैल्यू बहुत बड़ी होती है, उसे वेरिएबल में स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये जो लाइन है ये हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब जैसे ही एक्सेप्शन जो जनरेट होती है तो अल्टीमेटली हमारा जो फ्लो होता है, हमारा जो पॉइंटर होता है वो कहाँ हो जाता है? एक्सेप्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट के साथ जो मैंने क्लास मेंशन की है दैट इज जीरो डिविजन एरर। ये तब आती है जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जिस टाइप की एरर, जिस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट होगी वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आपने किसी और तरीके की क्लास मेंशन की होती तो वो तो मैच करता ही नहीं, फिर होता क्या, हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट ही हो जाता, क्योंकि उसे हैंडल करने के लिए हमने कोई एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं बनाया। तो जिस टाइप की एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हुई है वो मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक के पास में ही जाती है। अब यहाँ पे तो हमारी एक्सेप्शन जो है वो मैच हो रही है, नहीं मैच हो कैसे सोल्यूशन करते हैं वो तो आगे एग्जाम्पल में आ रहा है। अभी के लिए हमने सेम एक्सेप्शन की क्लास यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज जीरो डिविजन एरर। इट इज अ इनबिल्ट क्लास इन बेस एक्सेप्शन क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा है, मैंने सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है दैट प्लीज डू नॉट एंटर जीरो इन इनपुट। तो अब यहाँ पे उसको यूजर को समझ में आ जाएगा कि उसने गलत इनपुट दे दिया है, तो वो दोबारा से फाइल को रन करके दोबारा से इनपुट दे सकता है और काम करवा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस प्रिंट मैसेज के साथ साथ दोबारा से num1 और num2 के अंदर इनपुट ले सकते हो, डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो और रिजल्ट को डिस्प्ले भी करवा सकते हो। वो काम मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैंने सिर्फ मैसेज को डिस्प्ले करवाने का काम किया है। आप चाहो तो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन द लास्ट स्टेप इज फाइनली, चाहे एक्सेप्शन हमारी आए या एक्सेप्शन हमारी नहीं आए, हर केस में फाइनली तो काम करेगा ही करेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट मैसेज लिखा है, प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। तो सबसे पहले मैंने करेक्ट इनपुट दिया 10 and 3, तो आउटपुट हमारे पास में आ गया और ट्राई के बाद हम लोग पहुंच गए डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक के अंदर, दैट इज प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। सेकेंड केस के अंदर मैंने यहाँ पे दिया है 10 और 0 एज इनपुट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो कंट्रोल है वो आ जाएगा इस ब्लॉक के अंदर और ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है प्लीज डू नॉट एंटर जीरो इन इनपुट। और उसके बाद फाइनली स्टेटमेंट दैट इज प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। तो कुछ इस तरीके से हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। किसी को इसमें कुछ भी कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी हमारा बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डिफरेंस कर दिया। देखिए यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि यूजर हमें नंबर और नंबर ही इनपुट करेगा। तो जीरो के केस में तो मैंने यहाँ पे उसे बता दिया कि हाँ जीरो इनपुट नहीं करना। लेकिन मान लीजिए उसने जीरो के अलावा जब दोबारा फिर से प्रोग्राम रन किया तो उसने एक के अंदर तो कोई कैरेक्टर दे दिया और एक के अंदर नंबर दे दिया। अब किसी भी कैरेक्टर को हम डायरेक्टली इंट मेथड से किसी इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आएगी, लेकिन उसे हैंडल करने के लिए हमने कोई भी कोड यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो सेम एग्जांपल बट विद सम एडेड फीचर्स। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम हमारा बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे मैंने एक और एक्सेप्ट ब्लॉक बना दिया है। ट्राई के स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल वही हैं, दोनों वेरिएबल के अंदर इनपुट फॉलोड बाय इंटीजर डिवीजन फॉलोड बाय प्रिंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर यूजर हमें जीरो देगा किसी भी इनपुट के अंदर तो जीरो डिवीजन एरर के अंदर हम लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर यूजर यहाँ पे किसी भी तरीके का कैरेक्टर इनपुट करता है, अब कैरेक्टर इनपुट करेगा तो हमारे पास में जो एरर जनरेट होके आएगी दैट विल बी वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का जो कंसेप्ट है वो ये है, जब भी हम किसी भी तरीके का प्री डिफाइंड टास्क कुछ परफॉर्म कर रहे हैं या प्री डिफाइंड फंक्शंस को जब हम काम में लेते हैं और इन फंक्शंस में अगर हम रॉन्ग वैल्यू इनपुट कर देते हैं, जैसे कि इंटीजर जो फंक्शन है, इन फंक्शन है हमारे पास में, किसी भी टाइप की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करना हो तो इसे काम में लिया जाता है। अब चाहे वो बुलियन हो या फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू हो, तो वो तो ये सपोर्ट करता है।
लेकिन किसी भी टाइप की स्ट्रिंग वैल्यू को हम इंटीजर में इसके थ्रू कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो प्री डिफाइंड मेथड में जब रॉन्ग टाइप का इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं तो वैल्यू एरर जनरेट होके आती है। तो जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट होगी उससे हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेप्ट बना रखा है, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। तो हम आ जाएंगे इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर और हमारे पास में मैसेज आएगा प्लीज एंटर नंबर्स। तो ये दो टाइप की एरर्स को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। अब यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमेशा ट्राई के साथ हमें एक्सेप्ट काम में लेना ही लेना है। अगर हम चाहें तो एक्सेप्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं, खाली ट्राई लिख दो और फाइनली लिख दो, या फाइनली नहीं लिखना तो मत भी लिखिए, हम खाली ट्राई ही लिख सकते हैं, हमें हो सकता है फ्यूचर में कुछ एरर आ जाए। लेकिन एक्सेप्ट ब्लॉक कभी भी अकेला काम नहीं करता है, ट्राई के साथ में ही हमेशा एक्सेप्ट को काम में लेना है। अब यहाँ पे try can be followed by a single except block और it can be multiple except block। तो एक हम भी बना सकते हैं और मल्टीपल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम का जब मैंने एग्जीक्यूशन किया है तो यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के इनपुट प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो हमारा वैल्यू एरर का कंसेप्ट है, एक वेरिएबल के अंदर तो 10 दे दिया और एक वेरिएबल के अंदर rn दे दिया। अब जैसे ही मैं rn इनपुट करूंगी ये इंटीजर में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो उसी स्टेटमेंट के अंदर यानी कि num2 का जो इनपुट स्टेटमेंट है वहीं पे ही हमारे पास में एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी और हम आ जाएंगे वैल्यू एरर वाले एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो प्लीज एंटर नंबर्स हमारे पास में मैसेज आएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे वही 10 और 0 का कंसेप्ट अपनाया है। तो अब यहाँ पे नंबर्स हैं सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन जनरेट होके आएगी वो आएगी डिवीजन वाले स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो कुछ इस तरीके का मैसेज हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आएगा, प्लीज डू नॉट एंटर 0 इन इनपुट। दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स दैट वी कैन यूज। तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हम काम में ले सकते हैं। अब एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करने के लिए हमारे पास में कई तरीके के कंसेप्ट है, 4 अलग तरीके से इसे काम में लिया जा सकता है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में अगर किसी को कंफ्यूजन है देन प्लीज डू आस्क। ऑलराइट, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएं, हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हैं और एक्सेप्ट ब्लॉक को क्रिएट करने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके भी हैं। देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका तो हम लोगों ने अभी इम्प्लीमेंट करके देख ही लिया है। किसी भी तरीके की एक्सेप्शन को अगर हमें कैच करना होता है जो कि ट्राई ब्लॉक के अंदर आती है, तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक को मेंशन करते हैं एक्सेप्शन क्लास की नेम के साथ में। जैसे हमने अभी लिखा एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। सिमिलरली अगर डेटा टाइप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें होता है टाइप एरर। अगर हम किसी लिस्ट को या टपल को एक्सेस कर रहे हैं और एक ऐसा इंडेक्स मेंशन कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमारे पास में आती है इंडेक्स एरर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, किसी ऐसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमारे पास में इंपोर्ट एरर आता है। फाइल को ओपन करने का ट्राई करते हैं, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आईओ एरर आता है। तो जिस भी टाइप की एक्सेप्शन हमें लगता है आ सकती है, रिस्पेक्टिव उस क्लास का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके हैंडलिंग का कोड यहाँ पे आ जाएगा। ये है सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम इस एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस एक्सेप्शन क्लास का बेसिक डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करने का ट्राई करता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इनपुट दिया आरएन, एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल का हम क्रिएशन कर रहे हैं और वहां पे मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कर दी, तो हमारे पास में एरर आई और मुझे समझ में नहीं आया कि एरर क्यों आई है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सेप्ट लिखना होगा, हमारी क्लास का नाम, फिर आएगा एज कीवर्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी आप लिख सकते हो, ABCD XYZ, इट्स सिंपली अ वेरिएबल नेम। तो होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक्सेप्शन का बेसिक डिस्क्रिप्शन अपने अंदर कंटेन करके रखेगा और हम फिर उस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस बेसिक डिस्क्रिप्शन को डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू एरर का जो अभी प्रॉब्लम आया, अगर मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिस्क्रिप्शन आपके पास में आएगा। हम इन फंक्शन को किसी और इनवैलिड टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये इस एरर का बेसिक
डिस्क्रिप्शन है। तो चाहो तो आप अपने तरीके से हैंडलिंग का कोड लिख लो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी यहाँ पे काम करवा सकते हो। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक एक्सेप्शन ही आए, मल्टीपल एक्सेप्शंस भी आ सकती है। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिख दें। लेकिन मान लीजिए चाहे ज़ीरो डिवीजन एरर आए या वैल्यू एरर आए या टाइप एरर आए या किसी भी टाइप की एरर आए, मुझे तो दोबारा से ही इनपुट लेना है हर केस के अंदर। तो हर एक एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर इनपुट लेंगे, फिर डिवीजन का स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर प्रिंट का स्टेटमेंट लिखेंगे। हमारे लाइन्स ऑफ कोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक को क्रिएट करने के बजाय हम एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मल्टीपल क्लासेस के नेम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। अब टपल को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करने पड़ते हैं और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक को क्रिएट करना, और एक सोल्यूशन ये है कि कॉमा सेपरेटेड सारी एक्सेप्शन क्लासेस के नेम को मेंशन कर देना। तो एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक से हमारा काम हो जाएगा। तो अभी अगर पहले वाले एग्जांपल को कंसीडर करें तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर कॉमा जीरो डिवीजन एरर। अब यहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट या हैंडलिंग के लिए जो भी कोड हमें मेंशन करना है वो हम कर सकते हैं। मैंने सिंपली लिखा है इधर रॉन्ग नंबर और कैरेक्टर्स इनपुट। तो जो भी हैंडलिंग का कोड है, अगर सबके केसेस में आपको कॉमन ही हैंडलिंग का कोड लिखना है तो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमें पता है किस टाइप की एक्सेप्शन आने वाली है तो हमने लिख दिया। अब मान लीजिए हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है कि कौन से स्टेटमेंट में गड़बड़ है, किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, कैसे हैंडल करना है, क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं। तो किसी भी तरीके की एक्सेप्शन क्लास को लिखना हमारे लिए सही नहीं होगा क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं। सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट कीवर्ड फॉलोड बाय अ कोलन, और उससे हैंडलिंग का जो भी कोड हमें लिखना है वो कोड हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अगर आपको नहीं पता है किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो मत मेंशन करो नाम, खाली एक्सेप्ट लिख दो फॉलोड बाय कोलन और जो भी हैंडलिंग का कोड है वो मेंशन कर दो। तो हमारे पास में 4 अलग तरीके हैं एक्सेप्ट ब्लॉक को काम में लेने के। किसी भी पॉइंट में किसी को कुछ कंफ्यूजन? चारों जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन्हें कब कौन से केस में हमें काम में लेना है? All right. Moving to the last example of today's class, that is user defined exception. अब यहाँ पे हर बारी हम बिल्ट इन एक्सेप्शंस को काम में लेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपना अलग उनका डेटा टाइप होगा, अलग उनकी वैल्यूज़ होंगी, तो कुछ और टाइप की एक्सेप्शंस भी आ सकती हैं। तो वहाँ पर हमें कस्टम एक्सेप्शंस यानी कि अपनी एक्सेप्शंस क्रिएट करनी होती हैं। अब पाइथन के अंदर जितनी भी एक्सेप्शंस हैं, वो क्लास के फॉर्म में प्रेज़ेंट है। तो हमें भी हमारी जो कस्टम एक्सेप्शन है वो क्लास के फॉर्म में ही क्रिएट करना होगा, और वो क्लास क्रिएट होगी एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करते हुए, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं वो एक्सेप्शन के अंदर ही प्रेजेंट है। एक्सेप्शन के अंदर 2 कैटेगरीज है हमारे पास में, एक है स्टैंडर्ड एरर और एक है वार्निंग। तो अब हम वहीं पे हमारी खुद की एक क्लास क्रिएट करेंगे और फिर जो भी एरर आएगी, जो भी एक्सेप्शन रेज होगी, हम इस क्लास को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है बहुत ही सिंपल सा है। बेसिकली यहाँ पे मैं रोल नंबर और नेम का इनपुट ले रही हूँ। अब यहाँ पे हर अलग-अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन का हमसे इनपुट लिया जाता है। अगर हम फॉर्म वगैरह में वर्किंग करते हैं, तो जैसे ही हम कुछ इनपुट करते हैं और कुछ गलत वैल्यू इनपुट करते हैं, तो वो टेक्स्ट बॉक्स या जो होता है वो रेड कलर में हो जाता है, या फिर जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वो रेड कलर में आ जाता है कि इनकरेक्ट डेटा इनपुट समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरीके की वर्किंग मैंने इम्प्लीमेंट करी है। मैं यहाँ पे रोल नंबर और नेम का इनपुट ले रही हूँ। अगर यूज़र रोल नंबर गलत इनपुट करता है, गलत इनपुट करने का मतलब 0 या 0 से कम वैल्यू यानी कि नेगेटिव में अगर कोई इनपुट करता है, तो यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन रेज़ करवानी है। नेम के केस में मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है, चाहो तो आप वो भी करवा सकते हो। मैंने अभी सिर्फ एक ही सिनेरियो कंसिडर किया है, दैट इज़ ऑफ रोल नंबर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी खुद की एक एक्सेप्शन क्लास बनाई है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद हमारी क्लास का नाम दैट इज़ माय एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही है।
इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, def डबल अंडरस्कोर एन डबल अंडरस्कोर फॉलोड बाय सेल्फ कॉमा arg। बेसिकली जब भी किसी भी तरीके का एक्सेप्शन रेस होगा तो उसका कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कैसे डिस्प्ले करवाना है। अब अगर यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, क्यों आ रही है, मुझे वो भी तो समझना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे मैसेज का कंसेप्ट अपनाया है। चाहो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट यूजुअली इसे अपनाया जाता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं पता होगा तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब भी एक्सेप्शन रेस होगी तो कुछ एक स्पेसिफिक मैसेज आएगा जिससे मैंने असाइन करवा दिया है arg वेरिएबल के अंदर। अब arg में जो भी वैल्यू आएगी उसे मैंने msg नाम के एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। तो इस माय एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएटेड है दैट इज msg, जो बेसिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा इस एक्सेप्शन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर इस मैसेज की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक मेथड क्रिएट किया है वैल्यू नाम का, डेफ वैल्यू एंड सेल्फ, और रिटर्न करवा दिया है सेल्फ डॉट मैसेज। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो सिंपली रिटर्न हो जाएगी। नाउ अब ये तो था हमारा एक्सेप्शन का क्लास की ये प्रॉब्लम आ सकती है तो इस तरीके का मैसेज प्रिंट करवाना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट मैंने सेम प्रोग्राम में ही इम्प्लीमेंट कर दिया है दैट इज ऑफ एल्स ब्लॉक। हम सब लोगों ने फॉर के साथ में एल्स का इम्प्लीमेंटेशन देखा था, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम चाहें तो ट्राई के साथ में भी एल्स ब्लॉक को काम में ले सकते हैं। जब भी ट्राई के अंदर किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं आता है, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमारा कर्सर पहुंचता है एल्स ब्लॉक के अंदर। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरीके की एक्सेप्शन आ जाए तो फिर ये एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं जाता है। ये यहाँ पे इसकी वर्किंग है। तो एग्जैक्टली लाइक फॉर विद एल्स, व्हाइल विद एल्स, हम ट्राई विद एल्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का एक्सेप्शन जब यहाँ पे नहीं आएगा तो हम पहुंचेंगे एल्स ब्लॉक के अंदर। तो अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए, RNO एंड नेम, यूजर से इनपुट लेने के लिए। सबसे पहले मैंने रोल नंबर का इनपुट लिया है और उसे इंट में कन्वर्ट करवा के RNO के अंदर असाइन करवा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल में भी इनपुट लिया है, एंटर नेम। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इफ RNO इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आई थिंक जावा के अंदर थ्रोस कीवर्ड होता है, इवन ओरेकल जो आप पढ़ोगे उसमें भी थ्रो कीवर्ड आता है, लेकिन पाइथन के अंदर कस्टम एक्सेप्शंस को थ्रो करवाने के लिए जो कीवर्ड काम में लिया जाता है दैट इज रेज। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रो नहीं है, यहाँ पे रेज कीवर्ड आपको काम में लेना है। अब कौन सी क्लास का एक्सेप्शन है, क्या रेज करवाने हैं, उस क्लास का नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है, और मैसेज, क्योंकि हमने मेंशन किया है कि जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको पास करनी है। जो वैल्यू पास करोगे वो इस msg नाम के वेरिएबल के अंदर जाके असाइन हो जाएगी। तो अगर रोल नंबर यूजर गलत इनपुट करता है दैट इज नेगेटिव या फिर 0, तो हमारी एक्सेप्शन रेस होगी और msg के अंदर चला जाएगा रोल नंबर कांट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही एक्सेप्शन रेस होती है हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट माय एक्सेप्शन एज m। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है मैंने। ऑब्जेक्ट के साथ हम क्लासेस के सारे मेथड्स की कॉलिंग कर सकते हैं। तो जो इस msg वेरिएबल के अंदर डेटा गया है उसको प्रिंट करवाने के लिए मैंने वैल्यू नाम का मेथड बना रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट m डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगा, रोल नंबर कांट बी लेस देन इक्वल्स टू 0, जो कि प्रिंट मैसेज की हेल्प से हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ और यहाँ पे इनपुट कर दिया, रोल नंबर के अंदर यूजर ने a इनपुट कर दिया, ठीक है, ARN ABCD कुछ अलग तरीके के वैल्यू इनपुट कर दी जो इंटीजर नहीं है, तो उस केस में तो हम इस एक्सेप्ट में नहीं आएंगे। मैंने वहां पे एम्प्टी एक्सेप्ट लिख दिया और सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया दैट सम प्रॉब्लम अकर्ड। प्रॉब्लम का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं इसे करेक्ट कर दूंगी, सम प्रॉब्लम अकर्ड। ओके, तो अगर यहाँ पे रोल नंबर गड़बड़ आता है तो हमारे पास में इस क्लास का एक्सेप्शन रेज होगा और एल्स हम पहुंच जाएंगे इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं आता है, यूजर बड़ा ही समझदार है, उसने सारा डेटा सही तरीके से इनपुट किया है, तो हम पहुंच जाएंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं, रोल नंबर इज RNO एंड नेम इज नेम। तो यहाँ पे रोल नंबर और नेम की वैल्यू हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी।
तो अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है, तो 101 एंड जॉन, बिल्कुल सही डेटा यूजर ने इनपुट किया है, किसी भी तरीके की कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर और दोनों प्रिंट स्टेटमेंट हमें डेटा प्रिंट करके दे देगी। सेकेंड सिनेरियो के अंदर यहाँ पे रोल नंबर के मैंने जब इनपुट लिया है, तो यहाँ पे यूजर ने 0 इनपुट कर दिया। अब रोल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो हमने क्या किया है, एक्सेप्शन को रेज किया है। तो रेज करते ही हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, और वहां पे हमने मैसेज की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, तो रोल नंबर कांट बी 0 हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा। और अब एल्स ब्लॉक के अंदर हम नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सेप्शन जब नहीं आती है तब आते हैं हम एल्स ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये फाइनली की तरह काम नहीं करेगा कि हर केस में चलना ही चलना है, एक्सेप्शन नहीं आती है सिर्फ तब चलेगा। अब एक और थर्ड केस, दैट इज एंटर रोल नंबर ए। अब यहाँ पे फिर से रोल नंबर तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, कैरेक्टर तो इनपुट कर नहीं सकते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही हमारे पास पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी, लेकिन उसको मैच करता हुआ कोई एक्सेप्ट ब्लॉक हमने क्रिएट नहीं किया है, तो हम आ जाएंगे एम्प्टी एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे किसी भी तरीके की क्लास मेंशन नहीं है, और ये मैसेज हमारे पास में आएगा, दैट इज सम प्रॉब्लम अकर्ड। ठीक है, so that's how user defined exceptions work in Python. And with this example हमारा जो exception handling का topic है वो भी over हो गया है। इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है किसी स्टेटमेंट के अंदर,